कैलिफ मुआविया अबी सुफियान जो थे उनकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था कि कैसे भी करके इस अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्टिन्यूस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे दिया जाए ताकि सदका जरिया जो है उसको लेके मुस्लिम्स के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उस टाइम पे क्या था कि पर्शियन इजिप्शियन का जो चैरिटी का ऑलरेडी मॉडल चल रहा था उसी को बेस बना के एक मिलता जुलता सिस्टम डेवलप किया और इस टाइम तक वक्फ जो वर्ड था वो भी फेमस हो चुका था। तो इस पूरे सिस्टम को नाम दिया इन्होंने वक्फ सिस्टम। तो ये जो पूरा वक्फ सिस्टम था इसको कैलिफ अबी सुफियान ने डेवलप किया और कुछ ही टाइम बाद अबू सुफियान जो थे वो जब आए तो उन्होंने इस बनाए हुए वक्फ सिस्टम के लॉ को डिफाइन किया जो हर एक मुस्लिम जब वो चैरिटी करेगा तो उसको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पूरे रीजन के अंदर उस टाइम तक जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ हुई थी उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब सारे रिकॉर्ड बन गए तो उन्होंने हर रीजन में वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उनको मुतवल्लीज भी बोला जाता है, उनको अपॉइंट किया। इनफैक्ट आज की डेट में भी इंडिया के अंदर आप देखोगे तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है उनको मुतवल्ली ही मैनेज करते हैं, अभी आएगा आगे। तो रीजन के अंदर मुतवल्ली जो थे वो अपने एरिया के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उसको मेंटेन करने लगे, उसका रिकॉर्ड बनाने लगे और जो इनकम जनरेट होती थी उसका भी रिकॉर्ड बनाने लगे। हर एक छोटी से छोटी डिटेल जैसे किस काम के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की गई है, उसका पर्पस क्या है, हर एक चीज का रिकॉर्ड बनने लगा। अब मुतवल्ली मैनेज तो कर रहा था लेकिन वो सिर्फ एक केयर टेकर था। वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू था उसमें से वो एक भी रुपया ले नहीं सकता था। इसके बाद इन्होंने वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जिसमें ये सब था कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है उसका मालिक कौन है, किस पर्पस के लिए डोनेट की गई है, करंट स्टेटस क्या है, हर एक चीज वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री में मेंटेन होने लगी। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिया गया और जो इसके लॉ थे वो भी क्लियरली सबको समझा दिए गए। सबसे पहली चीज इसमें यह कही गई कि एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई तो उसकी परमानेंट ओनरशिप जो है वो अल्लाह की हो जाएगी और किसी भी कंडीशन में उसकी ओनरशिप जो है वो चेंज नहीं की जा सकती। जिसने उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया यानी कि डोनेट किया है, जो वाकिफ होता है, वो भी अगर दोबारा से चाह ले कि उस प्रॉपर्टी का ओनर बनना तो दोबारा से उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बन सकता। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोला है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो इसके बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी का यूज कहाँ हो सकता है इसके बारे में भी साफ साफ मेंशन कर दिया गया। पहला रिलीजियस पर्पस, दूसरा चैरिटेबल पर्पस। ये एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना इनके जितने भी टाइप हैं वक्फ के कि किस किस पर्पस के लिए आप वक्फ कर सकते हो। नॉन मुस्लिम जो है वो भी अगर चाहें तो वक्फ कर सकते हैं लेकिन उस प्रॉपर्टी को इस्लामिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उस पर कोई चर्च या हिंदू टेंपल नहीं बनाया जा सकता। और इसके साथ साथ कसिनो या फिर लिकर शॉप जो है वो नहीं खोली जा सकती उस पर। और जो वाकिफ होगा यानी कि जो उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का लेजिटिमेट ओनर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई उधार नहीं होना चाहिए, तभी वो वक्फ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उधार लेके कोई प्रॉपर्टी खरीद के और फिर वक्फ कर सके। और जो प्रॉपर्टी वक्फ होगी तो वक्फ करते टाइम एक वक्फ डीड बनेगी जिसे सक अल वक्फ भी कहा जाता है। इस वक्फ डीड के अंदर एक एक डिटेल होती है, ओनर की डिटेल्स, किस पर्पस के लिए डोनेट की गई है, ये सारी चीजें इस वक्फ डीड के अंदर मेंशन होती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। लेकिन इसमें एक सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज थी ओरल वक्फ, मतलब कि वाकिफ जो डोनर है वो ओरली भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है बिना उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को दिखाए। और जिससे आगे चल के ये दिक्कत हुई कि जो ओरल वक्फ होते थे उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते थे तो कोर्ट में केस जाके फंस जाते थे। तो अभी ये जो नया वक्फ एक्ट आया है 2024 में, इसमें इस ओरल वक्फ को भी हटाया गया है। तो इस टाइम पे रिटन और ओरल वक्फ दोनों के लिए रास्ते बना दिए गए थे। देखिए वक्फ के भी टाइप होते हैं और वाकिफ यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा होता है, वक्फ कर रहा होता है, उसकी मर्जी होती है कि वो किस पर्पस के लिए वक्फ करना चाहता है। जैसे ये इतने टाइप के वक्फ होते हैं, इनमें से कोई भी पर्पस चूज किया जा सकता है। ये चीज वाकिफ यानी कि डोनर की मर्जी होती है कि वो कौन सा वक्फ का ऑप्शन लेना चाहता है। जैसे अगर प्रॉपर्टी वक्फ करते टाइम रिलीजियस वक्फ का ऑप्शन लिया है तो उस प्रॉपर्टी को मदरसा या फिर मस्जिद के काम में लिया जाएगा। इसमें एक फैमिली वक्फ भी होता है जिसे वक्फ अल औलाद भी कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी वक्फ करने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती है वो वाकिफ के फैमिली मेंबर्स को मिल सकती है। मान लो कोई प्रॉपर्टी वक्फ की गई है और उससे कुछ रेंट आने लगा तो उसका कुछ पोर्शन वाकिफ चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी के मेंबर्स के लिए भी अलॉट कर सकता है और इसी को वक्फ अल औलाद या फैमिली वक्फ भी बोलते हैं। वक्फ अल औलाद के बारे में किताब अल शुहूद के चैप्टर 54 की हदीद नंबर 24 में भी मेंशन है। तो ये सारे जो रूल्स थे इस टाइम पे डिफाइन करके वक्फ का एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया जो अरब्स ने बहुत ज्यादा यूज किया और फिर आगे चल के जब ऑटोमन एम्पायर आया तो इसको और ऑर्गेनाइज करके इंप्रूव किया। और जब ये वक्फ का स्ट्रक्चर बन गया था तो इसको बनने के बाद सबसे पहला जो रिटर्न रिकॉर्ड था वो ईयर 912 एडी के टाइम का मिला था जिसमें पैलेस्टीन के रमल्ला सिटी में रहने वाले फैक अल हादीन ने एक रेस्ट हाउस वक्फ किया था जिसकी बेसिक टर्म्स जो थी वो एक स्टोन की स्लैब पे लिखी हुई थी।